डर लगता है क्योंकि अभी नेपाल में जो हुआ वहां पर भारत के ही बहुत सारे लोग वंशवाद की दुहाई दे रहे हैं कि राजशाही को वापस लाना चाहिए। अ, उसमें हिंदू स्वयं सेवक संघ के भी कुछ लोग हैं, कुछ है ऑर्गेनाइजेशन वहां पर, उनकी एक डायनेस्टिक रूल की वापसी। इंडिया में भी बहुत सारे विश्लेषक है जो इंडिया में डायनेस्टिक रूल के विरुद्ध रहते हैं, लेकिन नेपाल में डायनेस्टिक रूल को वापस लाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थितियां पैदा की जाती है ताकि लोग इन मसलों में उलझे रहें। लेकिन मुझे लगता है कि भारत अब एक ऐसे दोराहे पर आकर फंस गया है जहां पर उसे ये फैसला करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली ये जो कॉर्पोरेट रियासतें हैं, क्या यही हमारा आगे का रास्ता होगा, या हम पहले भी जैसे लगान देकर पिसते रहते थे, हम आगे भी लगान देकर पिसते रहे। तो क्या फर्क हुआ कि हम आजादी से पहले जैसे थे, आजादी के बाद भी हम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। पार्क साहब, इस पूरे परिदृश्य के ऊपर जो मैंने पृष्ठभूमि भी दी, आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगा सर। सभी को नमस्कार। मैं चाहता था कि जिस तरह का विषय है उसमें सिनेमा पर बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत में ही मुझे फिल्म के बारे में बात करनी होगी, साहित्य और फिल्म दोनों पर। प्रेमचंद की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी पर सत्यजीत राय ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई थी, इमरजेंसी के तत्काल बाद वो रिलीज हुई थी। उस कहानी में प्रेमचंद ये दिखाते हैं कि मीर और मिर्जा जो है, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके नवाब, उनके अवध के जो बादशाह हैं वाजिद अली शाह, उनको अंग्रेज सेना ले जा रही है। अंग्रेजों का विरोध करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। प्रेमचंद बहुत ही दुख और पीड़ा के साथ लिखते हैं कि शायद ही किसी देश ने इस तरह से अपने को कहना चाहिए कि विरुद्ध शत्रु सेना के सामने समर्पण किया हो। खून की एक बूंद तक नहीं टपकी। और ये मीर और मिर्जा उस शतरंज के वजीर और बादशाह के लिए एक दूसरे पर के विरुद्ध तलवार निकाल देते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। ये वास्तव में एक प्रतीक था प्रेमचंद की नजर में। उन्हें यह उम्मीद थी कि जब भी देश हमारा आजाद होगा, तब ये जो फ्यूडलिज्म है, ये जो सामंतवाद है, जो वाजिद अली शाह के रूप में है या मीर और मिर्जा के रूप में है, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, ये खत्म हो जाएंगे। मीर और मिर्जा जिस तरह से तलवार निकाल कर एक दूसरे को खत्म कर देंगे, वैसे ही देश जब आजाद होगा तो हमें इन सामंतवाद से मुक्ति मिल जाएगी। प्रेमचंद की इस कहानी पर, जो एक बहुत ही एपिकल कहानी है, छोटी सी है लेकिन महाकाव्यात्मक कहानी है, उस पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिल्मकार सत्यजीत राय फिल्म बनाते हैं। दो काम करते हैं उस फिल्म के साथ। ये थोड़ी लंबा तो हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल आज के समय के बदलाव को समझने के लिए मुझे ये बहुत ही मांझू, बहुत ही जरूरी लगता है। सत्यजीत राय उसमें दो परिवर्तन करते हैं। एक परिवर्तन तो ये करते हैं कि एक तरफ मीर और मिर्जा शतरंज खेल रहे हैं, दूसरी तरफ एक शतरंज जो है वो अंग्रेजों की तरफ से भी खेली जा रही है, वाजिद अली शाह के सामने। और उसमें एक प्रतीक का उदाहरण लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि किस तरह से चेरी जो है, एक एक रियासत जो है, अंग्रेज उसे चेरी की तरह गड़प करते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और अब अवध की बारी है और अवध को खाए। लेकिन उस फिल्म में मीर और मिर्जा, जिनके पास अब तलवारें नहीं है, इस फिल्म में तलवारों की बजाय उनके पास पिस्तौलें होती है, लड़ाई होती है उनके बीच में भी। उन्हें भी कोई मतलब नहीं है कि वाजिद अली का शाह के साथ क्या हो रहा है या उनके अवध का किस तरह से पतन हो रहा है। वो आपस में लड़ पड़ते हैं। एक जना पिस्तौल निकालता है, गोली मारता है, वो गोली एक जने की बाह से छूती हुई निकल जाती है, और थोड़ी देर में वो फिर से शतरंज खेलने बैठ जाते हैं।
ये जो फर्क है, ये कहानी लिखी गई थी 1924 में, जब आजादी का आंदोलन जो है तेज होता जा रहा था और उम्मीदें जो थी, देश की उम्मीदें जो थी कि ये जो हम जब आजाद होंगे तब हम वापस उस अतीत की तरफ नहीं जाएंगे, उस रियासतों वाले और सामंतवाद की तरफ नहीं लौटेंगे, बल्कि हम एक लोकतांत्रिक देश की तरफ जाएंगे, एक ऐसे देश की तरफ जाएंगे जहां पर ये राजशाही नहीं होगी। लेकिन 1975 के आसपास जब ये कहानी पर फिल्म बनाना शुरू करते हैं और सत्यजीत राय उन मीर और मिर्जा को खत्म नहीं करते, बल्कि उनको दोबारा शतरंज खेलते हुए दिखाते हैं। ये वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप था कहानी के अंदर, एक क्रिएटिव हस्तक्षेप था सत्यजीत राय का, जो ये बताना चाहते थे कि हमारा ये स्वप्न टूट गया कि सामंतवाद खत्म हो गया। सामंतवाद खत्म नहीं हुआ, वो अब भी कायम है, वह अब भी मौजूद है, वो अपनी शतरंज अब भी खेल रहा है। और उसी शतरंज खेलने को आपने आज का जो विषय रखा है उसमें वो दिखाई देता है। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं पिछले 10-11 सालों में। एक बदलाव तो यह हुआ है कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी सत्ता में है जिसका लोकतंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं। अगर हम अपने अतीत को ध्यान रखें, उस समय को ध्यान रखें जब हमारा संविधान बन रहा था, संविधान तैयार हो रहा था, उस समय जो संगठन सबसे ज्यादा संविधान बनाने के का विरोधी था वो आरएसएस था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वह आरएसएस जो इस देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसी आरएसएस की एक तरह से राजनीतिक संगठन है और इनका मुख्य मकसद यही है कि एक ऐसा राष्ट्र बनाया जाए जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित ना हो। और इसे आप कई तरीके से देख सकते हैं। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि एक राष्ट्र हो, एक झंडा हो, एक भाषा हो, और ये जो सब चीजें हैं, एक रूपता, जो हमारी विशेषता ही है विविधता में एकता। वो विविधता में एकता नहीं चाहते, वो तो सिर्फ चाहते हैं कि सिर्फ एक हो, और एक से भिन्न जो भी हो वो अगर उन्हें भारत में रहना है तो उन्हें दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रहना होगा। ये तो राजनीतिक रूप से हुआ। लेकिन दूसरी चीज क्या है? वो ये चाहते हैं कि जब संविधान बना, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्होंने जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की थी उसमें यह था कि कुछ परिवारों के पास, कुछ पूंजीवादी घरानों के पास में सब कुछ न इकट्ठा हो, बल्कि जनता के पास, जनता को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और कई तरह के ऐसे कानून बनाए गए जिससे कि जनता के पक्ष में कदम उठाए जा सकें। आप जानते हैं कि हमारे संविधान के में सोशलिज्म, समाजवाद शब्द भी शामिल है, उसमें फेडरलिज्म, संघात्मकता भी शामिल है, उसमें लोकतंत्र भी शामिल है, और उसमें धर्मनिरपेक्षता भी शामिल है। और आज जो सत्ता में है वो इनमें से किसी को भी पसंद नहीं करते, किसी में भी उनका विश्वास नहीं है। और यही कारण है कि आप पिछले 10-15 सालों में जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की प्रक्रिया हालांकि 1990 से, जिसे हम भूमंडलीकरण का दौर कहते हैं, तब से होने लगी है। लेकिन अब यह है कि सत्ता जो है ऐसे कॉरपोरेट के हाथ में दे दी जाए, इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इनके हाथ में दे दी जाए, जो कि जिनके द्वारा हम ये दावा कर सकें कि हम विकास कर रहे हैं। आप देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि हम ये दावा कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन हम ये बताने के लिए तैयार नहीं होते कि हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है सामान्य रूप से
जो कहना चाहिए कि बीच वाले स्तर पर आते हैं, उनसे भी कम है। यानी कि हम लगभग उन गरीब देशों के साथ खड़े हैं जिनके पास में मतलब दुनिया में शायद हिंदुस्तान सबसे बड़ा देश है जहाँ सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं जिनके पास रोजगार नहीं है और वगैरह। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ इतने बड़े पूंजीपति है, ऐसे बड़े कॉरपोरेट घराने हैं जिनकी उस समय, जिस समय हिंदुस्तान में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई थी, उस समय उनकी संपत्ति जो है सैकड़ों गुना बढ़ती चली गई। और यह जो आपने ठीक शब्द इस्तेमाल किया, ये वास्तव में कॉरपोरेट रियासतें, ये निश्चित रूप से उस राजशाही से भिन्न है, लेकिन ये राजशाही से सिर्फ इसी अर्थ में भिन्न है कि अब सीधे राजाओं की बजाय ये नए राजा जो हैं कॉरपोरेट के रूप में, ये हिंदुस्तान पर शासन कर रहे हैं और ये चाहते हैं किसी पर हो। और आखिरी एक दो बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इस बात को आप दो तीन चीजों से देख सकते हैं कि किस तरह से वो ये चाहते हैं कि जनता का जो मेहनत का हिस्सा है, मजदूर, किसान, गरीब, उनके हाथ से सत्ता का जो थोड़ा बहुत भी सत्ता में भागीदारी का मौका है वो छिन जाए। वे चीजें आप देखिए कि मतलब ये कितनी शर्मनाक बात है कि पिछले कुछ सालों के अंदर हिंदी प्रदेशों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर 90,000 स्कूल बंद कर दिए गए। क्या किसी विकासशील देश में ऐसा सोचा भी जा सकता है? बंद कर दिए गए। आप अगर विश्वविद्यालयों की फीस देखें तो वो इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है कि गरीब बच्चे उसमें एडमिशन लेने की सोच भी नहीं सकते। जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी जिससे कि पिछड़ी हुई जातियां, दलित, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, वो धीरे धीरे खत्म की जा रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और इससे मुझे ये लगता है कि ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि एक तरफ ये कॉरपोरेट रियासतें हैं जिन्हें 1000 एकड़ जमीन, 1000 या बल्कि उससे ज्यादा जमीन 1 रुपये में दी जाती है और आम आदमी को कहा जाता है 80 करोड़ लोगों को तो तुम 5 किलो अनाज पर जियो और न बाकी किसी चीज की चर्चा नहीं होती। और टैक्स इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं कि मिडिल क्लास की कमर टूट रही है। जी, दिनेश जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु था।